नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आप सबके प्लेटफॉर्म बायोलॉजी बाय संतोष कुमार पे। दोस्तों, इसके पहले मैं पुष्प की संरचना और इसके भाग इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और मुझे लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और 3-4 पार्ट में इस वीडियो को मैं बनाऊंगा। और यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, ये फ्लावर के जितने पार्ट हम बनाएंगे, तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि फ्लावर पे कोई भी क्वेश्चन यदि आएगा तो निश्चित रूप से आप उसको सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर या पुष्प का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर, पुष्प का वर्णन। अब पुष्प के वर्णन में पुष्प के जितने पार्ट होते हैं, फ्लोरल पार्ट, उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और वो उनकी क्या अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले पुष्प का जो सबसे पहला चक्र होता है या सबसे बाहरी चक्र होता है, आप सभी लोग जानते हैं, उसको कहते हैं कैलिक्स। ठीक, तो वहां से शुरू करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, और जैसे जैसे जो जो पार्ट पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी को बताया जाएगा। ठीक है, तो फ्लावर में देखा जाए तो सबसे पहले एक संरचना होती है सहपत्र या ब्रैक्ट, इसको कहते हैं। जैसे पत्ती पत्ती और तना के बीच में एक कोण बनता है। ये जैसे ये तना है और यहाँ पे पत्ती है। अब ये पत्ती और तना के बीच में ये एक कोण बनता है, इसको कक्ष या एक्जिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्ष या एक्जिल। इसी एक्जिल में या इसी कक्ष में फ्लावर निकला होता है। ठीक है, और इस तब इसके कक्ष में से फ्लावर निकला निकला होता है। तब इस पत्ती समान संरचना को हम कहते हैं सहपत्र या ब्रेक्ट। यानी तना से एक छोटी सी पत्ती नुमा संरचना होती है और उसके कक्ष में फ्लावर लगा होता है। तब उस पत्ती नुमा संरचना को हम सहपत्र या ब्रेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सहपत्र क्या है, क्लियर हो गया। अब देखिए, यदि फ्लावर में सहपत्र है, यदि फ्लावर में सहपत्र या ब्रेक्ट है, तब ऐसे फ्लावर को कहते हैं ब्रैक्टिएट। क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट। और यदि फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है या सहपत्र नहीं है, तब इसको कहेंगे इब्रैक्टिएट। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। सहपत्र यदि है तो उसको ब्रैक्टिएट बोलेंगे, और यदि सहपत्र नहीं है तो उसको इब्रैक्टिएट कहते हैं। और सहपत्र किसको कहते हैं? तो तना से एक पत्ती नुमा संरचना लगी होती है जिसके कक्ष में फ्लावर लगा होता है, तब इस पत्ती नुमा संरचना को सहपत्र या ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए, कैलिक्स के नीचे, जैसे आप गुड़हल वगैरह में देखेंगे, तो ये कैलिक्स हो गया, ये कैलिक्स हो गया, और कैलिक्स के नीचे ये छोटी छोटी ये पतली पतली पत्ती नुमा संरचना लगी होती है। इसी को एपीकैलिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एपीकैलिक्स या ब्रैक्टियो ब्रैक्टियोल कहते हैं, या सहपत्रिकाएं कहते हैं। ये क्या है? सहपत्रिकाएं, सहपत्रिका, ये सहपत्रिका है। ठीक, और ये सब में नहीं होता है, कुछ ही फैमिली के जो प्लांट होते हैं उन्हीं के फ्लावर में इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो आप गुड़हल वगैरह में आप देख लेंगे। ठीक है, और ये हमने एक सूत्र बनाया है, माँ माँ को सो आ वी रू। ये मालवेसी में मालवेसी मालवेसी कुल के
पौधों में जो फ्लावर लगते हैं उनमें ये सहपत्र या ब्रैक्टियोल या एपिकैलिक्स पाया जाता है। तो मलवेसी में कोस एक कॉन्वोल्वुलेसी, ये फैमिली इंटर वगैरह में नहीं पढ़ना है, ये बीएससी में पढ़ना है। कॉन्वोल्वुलेसी को सोलेनेसी, इसके बाद आ से एकेंथेसी, ठीक है। वी एकेंथेसी भी है और एस्टरेसी भी है। एस्टरेसी को कंपोजिटी, वी से वर्बिनेसी, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे वर्बिनेसी, और रू से रूबिएसी, तो इतनी फैमिलीज होती हैं, और भी हो सकती हैं। इतनी फैमिलीज का हमने एक फार्मूला बना रखा है। इनमें अक्सर आप ये एपिकैलिक्स या ब्रैक्टियोल देख पाएंगे। तो वो कौन कौन सी फैमिली है? तो मलवेसी में देखने को मिलता है, कन्वोल्वुलेसी में, सोलेनेसी में, एकेंथेसी में, एस्टरेसी या कंपोजिटी, ये सूरजमुखी पौधा जो होता है उसका ये परिवार है, कंपोजिटी। इसके बाद वर्बिनेसी और रूबिएसी, तो 1 है, 2 है, 3 हो गया, 4, 5, 6 और 7, इन 7 फैमिलीज में आप एपिकैलिक्स या ब्रैक्टियोल्स देख पाएंगे, ठीक है। तो ब्रैक्टियोल या सहपत्रिकाएं, इनको एपिकैलिक्स भी कहते हैं। इसकी बात हो गई। तो जिसमें ब्रैक्टियोल पाए जाएंगे उनको ब्रैक्टियोलेट, जिनमें ब्रैक्टियोल या एपिकैलिक्स पाया जाएगा उस फ्लावर को क्या कहेंगे? ब्रैक्टियोलेट। और यदि ब्रैक्टियोल या सहपत्र या एपिकैलिक्स एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टियोलेट उसको कहेंगे। ये सहपत्र अनुपस्थित, और ब्रैक्टियोलेट में सहपत्र उपस्थित। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद पेडिसिल। अब देखिए फ्लावर जो होता है, ये पुष्प हो गया, पुष्प होता है, ये पुष्प हो गया। पुष्प में एक डंठल होता है, ये डंठल, ये डंठल होता है, इसको स्टॉक ऑफ द फ्लावर कहते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर कहते हैं। और बायोलॉजी की भाषा में इसका नाम है पेडिसिल। तो यदि पेडिसिल उपस्थित है या डंठल है, पुष्प का वृंत है, इसको पुष्प वृंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। यानी पुष्प में यदि डंठल है या पेडिसिल है या स्टॉक है, तब ऐसे पुष्प को कहेंगे पेडिसिलेट। और यदि पेडिसिल नहीं है, पुष्प वृंत नहीं है, तो एपेडिसिलेट या सेसाइल शब्द यूज करेंगे, ठीक। तो पेडिसिल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट, नहीं है तो एपेडिसिलेट या सेसाइल कहेंगे। अब सेक्सुअलिटी में ये लिंगता कह सकते हैं या लैंगिक विशेषता में यदि फ्लावर में केवल मेल या फीमेल पार्ट है, जैसे ये मान लेते हैं एक कोई फ्लावर है, इसमें केवल पुष्प का मादा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है, ये गाइनोसियम होंगे, मान लीजिए गाइनोसियम। तो इस तरह के ऐसा फ्लावर हो या कोई ऐसा फ्लावर हो जिसमें केवल नर भाग है, ऐसा हो, तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी है।
एक ये लिंगी, यानी केवल एक ही प्रकार का लिंग फुल में होगा, या तो फीमेल होगा या नहीं तो मेल होगा। अब आगे हम बताए भी हैं कि केवल जब फीमेल होगा तो उसको कहेंगे, केवल फीमेल जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टिलेट फ्लावर। स्टिलेट ये फ्लावर हो गया, फ्लावर जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे ये पिस्टिलेट फ्लावर है। और जब केवल मेल होगा तो स्टेमिनेट फ्लावर ये है, स्टेमिनेट फ्लावर है ये स्टेमिनेट। जब केवल मेल होगा फ्लावर के भीतर तब ऐसे पुष्प को स्टेमिनेट, और जब केवल फीमेल होगा तो ऐसे पुष्प को स्टिलेट। एक ही प्रकार के केवल लिंग हैं यहाँ पे, फूल में केवल एक ही प्रकार के लिंग पाए जा रहे हैं, या तो मेल है या तो मेल है नहीं तो फीमेल है, तो ऐसे पुष्प को कहते हैं एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल। अब यदि कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, यानी गाइनोसियम भी है और एंड्रोसियम भी है। गाइनोसियम या स्त्रीकेसर भी है और पुंकेसर, दोनों एक ही फूल में है, तो ऐसे पुष्प को कहेंगे बाइसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट। ठीक, ठीक है। अब मेल एंड फीमेल, तो ये तो पहले ही बता दिए हैं। ये यदि केवल पुष्प का नर भाग यानी स्टेमन फ्लावर में है तो ऐसे फ्लावर को कहेंगे मेल फ्लावर, या इसके लिए टेक्निकल शब्द है स्टेमिनेट। और ऐसा पुष्प जो जिसमें केवल पुष्प का मादा भाग उपस्थित है, यानी केवल पिस्टिल है या गाइनोसियम है, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। ये मादा पुष्प हो गया। ठीक, और कोई ऐसा भी फूल मिल सकता है जिसमें ना ही तो मेल है और ना ही फीमेल है, तो ऐसे पुष्प को न्यूट्रल कहते हैं। इसमें ना तो मेल होगा और ना ही फीमेल, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, न्यूट्रल फ्लावर है, न्यूट्रल। अब देखिए, जिस कंप्लीटनेस या पूर्णता पढ़ेंगे या संपूर्णता, तो उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहेंगे जिसमें पुष्प के सभी चक्र पाए जाए, यानी जिसमें बाह्यदल पुंज भी है, दल पुंज भी है, पुमंग भी है और जयांग भी है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सभी उपस्थित हैं, तो उस फ्लावर को कहेंगे कंप्लीट या संपूर्ण फ्लावर है। और जिस पुष्प में ये चारों चक्रों में से यदि कोई भी अनुपस्थित है तो ऐसे फ्लावर को कहेंगे इनकम्प्लीट। ये बात हो गया। अब सममित देख लीजिए, सिमेट्री, सममिति। यदि फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा है, इस प्रकार का फ्लावर है कि उसको किसी भी प्लेन से, किसी भी तल से काटें तो दो समान भागों में बंट जाए, तो ऐसे फ्लावर को, ऐसे पुष्प को कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममिति। ऐसे पुष्प की सममिति क्या कहलाएगी, त्रिज्या सममिति। ये त्रिज्या सममिति, ये त्रिज्या सममिति कहलाएगा, या इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। पुष्प में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जो भी है, उसका बनावट इस ढंग से है, इस तरह से वो आपस में सजे हैं कि इसको किसी भी रास्ते से काटें, किसी भी तल से काटें, किसी भी प्लेन से काटें, तो ये फ्लावर दो बराबर भागों में बटना ही बटना है। तो तो पुष्प की इस तरह की संरचना को, इस तरह की बनावट को कहेंगे त्रिज्या सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक। अच्छा, यही बात जब जूलॉजी में पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान में या जंतुओं के विषय में जब पढ़ा जाता है कि जंतु का शरीर इस तरह का है कि इसको किसी भी रास्ते से काट रहे हैं तो दो बराबर भाग में बट जा रहा है, तो उसके शरीर की सममिति क्या कहलाएगी, रेडियल। क्या कहलाएगा, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति। अरीय, र में बड़ी का मात्रा है, अरीय, अरीय सममिति, अरीय सममिति। जंतुओं के केस में यही बात अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री के नाम से जाना जाता है।
और पुष्प में जो चीज समझाए हैं अभी उसको हम कहते हैं त्रिज्या सममित या एक्टिनोमार्फिक। ठीक। अब जंतु के शरीर का बनावट इस प्रकार का है कि उसको केवल एक ही रास्ते से काटने पे दो बराबर भाग में वो बट रहा है। जैसे मनुष्य का शरीर है, यहाँ बीच से यदि काटे तभी ये दो बराबर भागों में बट पाएगा, तो ऐसा केवल एक ही रास्ता है। तो ऐसा यदि शरीर का बनावट है तो उसको कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। जंतुओं के केस में क्या कहेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री या एक व्यास सममिति। एक व्यास सममिति कहेंगे, एक व्यास सममिति। अब प्लांट में ये फ्लावर के केस में जाइगोमॉर्फिक शब्द यूज होता है। जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममिति जंतु पौधों में जाइगोमॉर्फिक कहेंगे, यही बात जंतु में बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। तो पौधों में या फ्लावर में क्या बताएंगे? ये फ्लावर का बनावट इस प्रकार का है कि उसको किसी एक तल से ही काटने पे दो बराबर भाग में बटेगा, तो ऐसे पुष्प की सममिति कहलाएगी जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममिति। ठीक, ये हो गया। और ऐसा होता है मटर का फूल। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक उसका स्ट्रक्चर होता है। सरसों का फूल कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक। एसिमेट्रिकल में पुष्प का बनावट इस प्रकार का है कि उसको किसी भी प्लेन से, किसी भी तल से, किसी भी रास्ते से काटें तो वो दो बराबर भाग में नहीं बढ़ सकता। तो इस प्रकार के पुष्प की सममिति को हम कहेंगे असममिति या एसिमेट्रिकल। ठीक, इतनी बात हो गई। अब देखिए, मोनोसियस शब्द एक आता है। मोनोसियस, मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ओसियस का मतलब होता है हाउस, हाउस। ठीक है, यानी मेल फीमेल जब एक ही हाउस में हो या एक ही पुष्प में हो, ठीक है, एक ही फ्लावर में जब मेल फीमेल हो या एक ही प्लांट पे जब मेल फीमेल दोनों हो, दोनों का हाउस एक ही प्लांट है, यहाँ पे मेल है, यहाँ फीमेल, ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों का हाउस एक ही प्लांट पे है, तब इस तरह के फ्लावर को कहते हैं मोनोसियस। और जब मेल फीमेल दो अलग अलग प्लांट पे हो तब उसको कहेंगे डायोसियस। डाई माने दो, ओसियस माने हाउस, दोनों का अलग अलग हाउस है, यानी दोनों मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे हैं, तो डायोसियस। अब देखिए, कोई ऐसा फ्लावर हो जिसमें फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो, तो फीमेल वाला भी हो और बाइसेक्सुअल टाइप का भी फ्लावर हो, यानी कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसमें केवल फीमेल है और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसमें फीमेल भी हैं और मेल भी हैं, तो बाइसेक्सुअल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को कहेंगे गाइनोमोनोसियस। और जब मेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर ये सभी एक साथ प्रेजेंट हो तो ऐसे फ्लावर को कहेंगे एंड्रोमोनोसियस। ठीक है, एंड्रोमोनोसियस, मेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, नर और द्विलिंगी पुष्प एक साथ प्रेजेंट हो तब उस स्थिति को कहेंगे एंड्रोमोनोसियस। अच्छा, ये तो हमने पहले ही बता रखा है। ये वाला मोनोक्लेमाइडस, ये कोई फ्लावर है, उसमें कैलिक्स कोरोला में से कोई एक है। ठीक, एक ही कोई चक्र है, या तो कैलिक्स हो या कोरोला हो, तब उसको कहेंगे मोनोक्लेमाइडस। दोनों है, कैलिक्स कोरोला दोनों प्रेजेंट हैं, तब उसको डाइक्लेमाइडस। और यदि कैलिक्स कोरोला दोनों एब्सेंट हैं तो ऐसे पुष्प को नग्न पुष्प कहते हैं या एक्लेमाइडस कहते हैं। ठीक है, तो कैलिक्स कोरोला में से या बाह्यदलपुंज और दलपुंज में से कोई एक है, एक ही चक्र मिल रहा है, तब मोनोक्लेमाइडस। और बाह्यदलपुंज और दलपुंज में से यदि दोनों उपस्थित है तो डाइक्लेमाइडस। बाह्यदलपुंज और दलपुंज दोनों अनुपस्थित है तब उसको एक्लेमाइडस कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब देखिए,
अब फ्लोरल लीव्स जो होते हैं या पुष्प में जितने चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सबको कहते हैं फ्लोरल लीव्स। ये पुष्प में किस तरह से लगे होते हैं उसके आधार पे फ्लावर कई तरह के होते हैं। अब देखिए, यदि कोई फ्लावर है उसमें ये जयांग है, ये जयांग है, जयांग में ये अंडाशय है, आप जानते हैं। तो अंडाशय के नीचे से सभी पुष्प के भाग यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये सब अंडाशय के नीचे से यदि निकल रहे हैं तब इस तरह के पुष्प को कहेंगे हाइपोगाइनस। ठीक। कैलिक्स, कोरोला, बाह्यदल पुंज और दल पुंज और पुमंग सभी जब अंडाशय के नीचे से निकल रहे हों तो ऐसे पुष्प को कहते हैं हाइपोगाइनस। ठीक। एपिगाइनस, एपिगाइनस में क्या होता है कि ये थैलमस ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और बीच में आ जाता है अंडाशय। बीच में क्या आ गया? अंडाशय। और यहाँ ऊपर से ये ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम ये ऊपर से निकल रहे हों तो इसको एपिगाइनस कहते हैं। एपिगाइनस, एपिगाइनस कंडीशन। अब पेरिगाइनस में ये थैलमस कप लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेता है और इसके बीचों बीच में अंडाशय उपस्थित होता है। ठीक है, और यहाँ से कैलिक्स, कोरोला या एंड्रोसियम निकले हुए हैं। तो इस तरह की संरचना को कहेंगे हम पेरिगाइनस। पेरी माने इसके चारों ओर ये थैलमस ऐसे कप जैसी संरचना बना लिया है और उसी के अंदर ये स्थित है अंडाशय, तब इसको कहेंगे पेरिगाइनस। ये पेरिगाइनस, ये पेरिगाइनस कंडीशन है। ये एपिगाइनस, एपी माने एकदम ऊपर से निकल रहा है, पुष्प के इतने भाग हैं और यहाँ अंडाशय के नीचे से निकल रहे हैं तो इसको हाइपोगाइनस कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब पढ़ना है आइसोमेरिज्म या समावयवता। आइसोमेरिज्म या समावयवता। आइसोमेरिज्म में यदि फ्लोरल लीव्स या कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये टू या मल्टीपल ऑफ टू, दो या दो के गुणक में हो, दो या दो के गुणक में हो, है ना, तब इस संरचना को कहेंगे बाइमेरस। यानी कैलिक्स दो है, कोरोला दो है, एंड्रोसियम दो है, गाइनोसियम का टीएस काटे तो उसमें भी कितने खाने दिख रहे हैं? दो। तो इस संरचना को कहेंगे क्या? बाइमेरस। जब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये तीन या तीन के गुणक में हो तब इसको ट्राइमेरस। जब चार या चार के गुणक में हो तो टेट्रामेरस। जब पांच या पांच के गुणक में हो तब पेंटामेरस। और जब अलग अलग संख्या हो, कैलिक्स की संख्या कुछ और है, कोरोला की संख्या कुछ और है, एंड्रोसियम की संख्या कुछ और है, गाइनोसियम की संख्या कुछ और है। जैसे मान लीजिए एंड्रोसियम, कैलिक्स कितना है? कैलिक्स मान लेते हैं 2 है, कोरोला मान लेते हैं 3 है, एंड्रोसियम 4 है और गाइनोसियम 5 है। ये सब अलग अलग हैं, तब इसको कहेंगे हेट्रोमेरस। ठीक। तो एक बार और समझ लेते हैं समयावस्था में। पुष्प के सभी पार्ट, 4 चक्र होते हैं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, उमंग और जायांग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सभी 2 या 2 के गुणक में हो तब इस घटना को कहेंगे बाइमेरस। ठीक। यदि 3 के गुणक में ये सभी हो तो ट्राइमेरस, 4 के गुणक में हो तो टेट्रामेरस, 5 के गुणक में हो तो पेंटामेरस। यानी कैलिक्स भी 5 है, एंड्रोसियम भी 5, कोरोला भी 5 है, एंड्रोसियम भी 5 है, गाइनोसियम भी 5 है। तो इस तरह के पुष्प की संरचना को क्या बोलेंगे? पेंटामेरस है। और जब सबकी संख्या अलग अलग हो तब इसको हेट्रोमेरस कहेंगे। ठीक। अब देखिए, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर फ्लावर उसको कहेंगे जिसमें
सभी सेपल, सभी बाह्यदल पुंज, सभी दल पुंज ये सेम साइज के हों, एक ही आकार के हों। कैलिक्स कोरोला सब एक ही साइज के हैं, तब ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? रेगुलर। और यदि ये डिफरेंट साइज के हों, कैलिक्स छोटा हो मान लीजिए, या कोरोला बड़ा हो, या कोरोला छोटा हो और कैलिक्स बड़ा हो, अलग अलग साइज के हों, तब इसको ऐसे फ्लावर को कहेंगे क्या? इर्रेगुलर फ्लावर। ठीक। अब देखिए ये फ्लावर का जनरल अभी हमने अध्ययन किया। अब एक एक पार्ट के विषय में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके विषय में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आता है बाह्यदल पुंज, कैलिक्स। सबसे पहले क्या आता है? बाह्य दल पुंज, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स, इसकी इकाई क्या होती है? इकाई क्या होता है? इकाई होता है सेपल। सेपल या बाह्य दल। ठीक। यानी बहुत सारे बाह्यदल मिल करके बाह्यदल पुंज का निर्माण करते हैं। पुंज माने होता है समूह, ग्रुप। तो बहुत सारे, ये मान लीजिए एक बाह्यदल है, ये एक बाह्यदल है, और ऐसे कई मिल गए, ऐसे कई मिल गए, तब इसको कहेंगे बाह्यदल पुंज। एक को बाह्यदल। ठीक। अब यदि ये बाह्यदल या सेपल सब अलग अलग हों, ऐसे आपस में जुड़े न हों, तब इस तरह के कैलिक्स को कहेंगे एपोसेपलस। ठीक है। When sepal is not found to be fused, when sepal is not fused, then the structure is called as apocephalus. जब बाह्य दल आपस में जुड़े न हो, तब उनको कहेंगे एपोसेपलस या पॉलीसेपलस। ये कह देंगे क्या? सेपल एपोसेपलस है या पॉलीसेपलस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेपल हैं या बाह्यदल हैं वो आपस में जुड़े नहीं हैं। कैसे हैं? फ्री हैं, फ्री हैं। ठीक। और यदि बाह्यदल जुड़े हों तब गैमो शब्द यूज होता है। गैमोसेपलस। गैमोसेपलस संयुक्त दलीय है, संयुक्त बाह्यदलीय है, संयुक्त बाह्यदलीय हैं। ये सभी बाह्यदल, सभी सेपल इसके कैसे हैं? फ्यूज हैं। जैसे आप देखे होंगे गुड़हल में ये सभी बाह्यदल आपस में जुड़े होते हैं और कप जैसा ऐसा संरचना बनाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? गैमोसेपलस, संयुक्त बाह्यदलीय है। ठीक। अच्छा, कभी कभी बाह्यदल के भी नीचे, वैसे तो हम पढ़ते हैं बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग, यही 4 चक्र। लेकिन कभी कभी कुछ पुष्पों में बाह्यदल के नीचे कुछ पत्ती जैसी संरचना देखने को मिलती है। कुछ पत्ती जैसी संरचना देखने को मिलती है। इनको कहते हैं एपिकैलिक्स। इनको क्या कहते हैं? एपिकैलिक्स या ब्रैक्टियोल्स। इनको क्या कहते हैं? ब्रैक्टियोल्स या सहपत्रिका कहते हैं। और ये सभी प्रकार के पुष्पों में नहीं मिलता है। कुछ ही ऐसे पुष्पों का, ऐसे प्लांट्स का फैमिली है, कुछ ही ऐसे पौधों का परिवार है जिनमें जो पुष्प लगता है उनमें ये एपिकैलिक्स या ब्रैक्टियोल देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए हम पहले बता चुके हैं, हमने एक सूत्र बनाया है, माँ को सोआ बीरू आ। तो माँ से मालवेसी में या गुड़हल के परिवार में एपिकैलिक्स या ब्रैक्टियोल देखने को मिलता है। को से कॉन्वोलुलेसी में इसमें एक पौधा आता है बेहाया, देखे होंगे आप, उसमें हाइपोमिया नाम है, उसमें पाया जाता है एपिकैलिक्स। वो कॉन्वोलुलेसी का मेंबर है।
फिर सो, सो से सोलेनेसी, सोलेनेसी। जैसे बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, ये सब सोलेनेसी के हैं। या बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, या सोलेनम नाइग्रम छोटा छोटा एक होता है, मकोए जिसको कहते हैं, वो सोलेनेसी का होता है। तो बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, टमाटर हो गया, ऐसे पाया जाता है ना उसके ऊपर ये टोपी जैसी संरचना। ये तो कैलिक्स हो गया। ये क्या होता है? कैलिक्स। लेकिन इसके ऊपर भी एक छोटी छोटी संरचना होती है पत्ती जैसी, उसको कहते हैं क्या? एपिकैलिक्स या ब्रैक्टियोल या सहपत्रिकाएं। तो सोलेनेसी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मालवेसी, कनोर्गुलेसी, सोलेनेसी। सो आ से एस्टरेसी, एस्टरेसी, एस्टरेसी या कंपोजिटी, कंपोजिटी। ये सूरजमुखी और गेंदा का परिवार है, इसमें भी देखने को मिलता है। वी से वर्बिनेसी, वर्बिनेसी एक परिवार है पौधों का, इसमें भी देखने को मिलता है। फिर से आ से एकैंथेसी, एकैंथेसी, एकैंथेसी एक परिवार है पौधों का, इसमें भी एपिकैलिक्स या ब्रैक्टियोल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए, यदि सेपल के पुष्प से या बाह्यदल पुंज के पुष्प से कितने समय तक जुड़े रहते हैं, इस आधार पर भी इसको कई भागों में बांटा गया है। तो देखिए, एक होता है शीघ्र, वहां लिखे हुए हैं हम शीघ्र पाती, या इसको कहते हैं काडुकस, 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 CA है, सॉरी, CADUCOUS, काडुकस। तो इसमें सेपल क्या होते हैं? जब पुष्प कली के रूप में होता है और वो जब खिलने वाला ही होता है, तो उसके खिलने से पहले ही ये बाह्यदल पुंज क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। तो इस तरह के बाह्यदल पुंज को शीघ्रपाती या काडुकस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डेसिडुअस, डेसिडुअस या पर्णपाती, पर्णपाती। तो पर्णपाती जो बाह्यदल पुंज होते हैं, वो पुष्प के मुरझाने के बाद, यानी जब तक फूल मुरझा नहीं जाता तब तक ये लगे रहते हैं। अब जब फूल जब मुरझा जाता है तो ये भी झड़ जाते हैं, यानी फूल के मुरझाने के बाद ये भी क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, ये भी फल कर जाते हैं। तो ऐसे बाह्यदल पुंज को या कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं? डेसिडुअस। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और है चीर लग्न या परसिस्टेंट, परसिस्टेंट बाह्यदल पुंज या चिरलग्न। तो चिरलग्न जो होता है, ये फल बनने तक लगा रहता है ऊपर, जैसे अभी हम बनाए हैं बैगन के ऊपर, टमाटर के ऊपर, ऐसे फल बनने तक ये लगे रहते हैं बाह्यदल पुंज। तो इनको कहते हैं चिरलग्न या परसिस्टेंट। और ऐसा हमेशा मिलता है फैमिली सोलेनेसी के सदस्यों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। परसिस्टेंट कैलिक्स किस फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है? तो हमेशा बताइएगा सोलेनेसी। इसमें टमाटर आता है, बैगन आता है, मिर्चा आता है। ठीक है, ये सोलेनेसी फैमिली है। सोलेनम नाइग्रम या मकोए आता है, ये हो गया। अब देखिए, अब कलर के आधार पे कैलिक्स के या बाह्यदल जो पुंज होते हैं, इनको कलर के आधार पे भी कई भागों में बांटा जा सकता है। तो मेनली दो भाग,
बताया गया है। वैसे कैलिक्स तो आप देखेंगे या बाह्यदल पुंज हमेशा कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं या हरे रंग के होते हैं। तो यदि बाह्यदल पुंज या बाह्यदल हरे रंग के हैं तब उसको कहेंगे सेप्लाइड। क्या कहेंगे, सेप्लाइड। और यदि बाह्यदल पुंज हरे को छोड़ के किसी अन्य रंग के हैं, लाल पीला मान लीजिए हो गया, तब उसको कहेंगे पेटलाइड। पेटलाइड, पेटलाइड क्या बोलेंगे, सेपल, सेपल्स आर कलर्ड, सेपल्स आर कलर्ड। या बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज रंगीन है, बाह्यदल पुंज क्या है, रंगीन है, तब उसको कहेंगे सेप्लाइड। और यदि बाह्यदल पुंज क्या है, हरा है, तब इसको कहेंगे सेप्लाइड। और जब कलर्ड है तब पेटलाइड। ये अब देखिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना था। एक चीज और जान लीजिए, ये स्टिप्यूल या अनुपत्र, ये क्या होता है। तो ये कोई प्लांट है, प्लांट से ऐसे लीफ लगा है, ठीक है, यहाँ लीफ के पास से ही छोटी सी पत्ती नुमा संरचना है, तो इसको कहेंगे स्टिप्यूल। ये स्टिप्यूल है, स्टिप्यूल या अनुपत्र है, ठीक है, ये अनुपत्र है। अब फ्लावर के डंठल से जो लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट बोलेंगे। पत्ती के डंठल से जो लगा होगा, पत्ती नुमा संरचना, इसको स्टिप्यूल। अब फ्लावर के डंठल से जो पत्ती नुमा संरचना लगा होगा ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट। ब्रैक्ट, याद रखिएगा, सहपत्र। इसको अनुपत्र, इसको सहपत्र, इसको अनुपत्र कहेंगे। क्लियर, ये बातें हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, कैलिक्स से ही जुड़ा हुआ, वो है पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, ठीक है। ये पुष्पदल किस पैटर्न में लगे होते हैं, किस ढंग से आपस में सजे होते हैं, यही क्या है, पुष्पदल विन्यास, ठीक। तो ये कई तरह का होता है। पहला वेलवेट, वेलवेट होता है। वेलवेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 बाह्यदल पुंज है या दलपुंज की बात हो रही है, बाह्यदल पुंज की 4 बाह्यदल पुंज है, चारों आपस में आमने सामने लगे हैं, चारों आपस में ऐसे, सबका, इसका ये छोर इस छोर के सामने है, सबका एंड पॉइंट एक दूसरे के फेस टू फेस है, सामने है। तो इस तरह के बाह्यदल के या बाह्यदल पुंज के अरेंजमेंट को या उसके लगने के क्रम को कौन सा विन्यास बोलते हैं, वेलवेट। तो वेलवेट एस्टिवेशन में ये कैलिक्स आपस में आमने सामने रहते हैं। दूसरा एम्ब्रिकेट, एम्ब्रिकेट में क्या होता है, एम्ब्रिकेट से पहले एक और जान ले, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड या कॉन्टॉर्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, ऐसे कुछ होता है, यहां बना दें, ठीक, यानी बाह्यदल का एक सिरा ढका रहता है और इसी का दूसरा सिरा खुद ढकता है अपने नजदीक वाले बाह्यदल को, ऐसे ऐंठे रहते हैं। तो इस तरह के बाह्यदल पुंज के लगने के क्रम को कहते हैं ट्विस्टेड या कॉन्टॉर्टेड। और ऐसा मिलता है, आप अक्सर देख लेंगे ये कनेर में देख लेंगे,
और ऐसा आप देखेंगे ये धतूरा में, धतूरा में। ठीक, तो वेलवेट हो गया, ट्विस्टेड हो गया। तीसरा इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट में देखिए एक एक सेपल बाहर की ओर होता है और एक अंदर की ओर होता है, बाकी सब ट्विस्टेड होते हैं। ये बाहर की ओर मान लीजिए हो गया, ये बाहर की ओर, ठीक है। एक मान लीजिए ये अंदर की ओर हो गया। अब बाकी सब कैसे होंगे? ट्विस्टेड होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। ये देखिए बाहर की ओर हो गया, ये क्या है? बाहर की ओर हो गया। ये कैसे हो गया? अंदर की ओर हो गया। और ट्विस्टेड मतलब एक सिरा नजदीक वाले से ढका रहेगा और दूसरा उसी का सिरा खुद ढकता है, ऐसे। तो एक सिरा ट्विस्टेड में क्या होता है? एक सिरा बाह्यदल पुंज का एक सिरा या सेपल का एक सिरा, सेपल का एक सिरा क्या करता है? ढकता है, और दूसरा सिरा खुद ढका होता है, ठीक। तो इम्ब्रिकेट में या कोर छादी में कहते हैं इसको, क्या? कोर छादी। कोर छादी में एक आउटर होगा, ये आउटर है, आउटर। और ये क्या है? इनर है, अंदर की ओर है। और बाकी सब ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड में क्या होगा? एक ढकता है और दूसरा खुद ढका होता है। तो ये इस तरह का होगा, ये कोरछादी है या इम्ब्रिकेट, ठीक। अब देखिए, अब ये इम्ब्रिकेट या कोरछादी में ये जो होगा ना, ये वाला, ये तो हमने बता दिया कोरछादी है। एक और चीज है कुनकुनियल, सॉरी कुनक्यूनियल। चार किनकुनियल, किनक्यूनियल। तो कुनकुनियल में दो अंदर की ओर और दो बाहर की ओर, ठीक है। यहाँ एक अंदर एक बाहर, बाकी सब ट्विस्टेड। और किनक्यूनियल में दो अंदर दो बाहर, बाकी सब ट्विस्टेड, ठीक है। तो एक अंदर एक बाहर कर लेते हैं, यहाँ चलिए एक बाहर कर लेते हैं हम। और ये थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है। दो बाहर दो अंदर, ठीक। अब बाकी सब ट्विस्टेड। दिख रहे हैं? ये देखिए बाहर हो गया, ये भी क्या हो गया? बाहर हो गया। दो बाहर हो गए और दो क्या हो गया? देखिए अंदर हो गया। ये भी क्या हो गया? अंदर हो गया। और एक ट्विस्टेड हो गया, ठीक। ये आउटर है, ये भी क्या हो गया? आउटर। ये क्या हो गया? इनर। ये क्या हो गया? इनर। ये क्या हो गया? ट्विस्टेड, ट्विस्टेड। तो इसमें दो आउटर हैं और दो इनर हैं और एक बचा वो ट्विस्टेड है। तो इस तरह के एस्टिवेशन को या इस तरह के पुष्पदल विन्यास को कहते हैं कुनकुनियल, ठीक है। तो वेलवेट हो गया, ट्विस्टेड हो गया, इम्ब्रिकेट हो गया, कुनकुनियल हो गया।
ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी को एस्टिवेशन कहते हैं। अब गर्मी बहुत है, पिछले फिर से एक और कई पार्ट में ये जो वीडियो बनेगा, तो उसमें इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर लड़कों उबने लगते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही। गर्मी बहुत हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो जब हमारा फ्लावर का आएगा तो उसमें थोड़ा सा इसको एक बार और बता देंगे, और तब एंड्रोसियम के विषय में बताएंगे, फिर गाइनोसियम के विषय में बताएंगे। तब जाके ये फ्लावर वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। और इसको यकीन मानिए, पूरा यदि पढ़ लेते हैं आप, वीडियो को ठीक से देख करके नोट बना लेते हैं, तो फ्लावर से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए, और बताए गए चीज़ों को ध्यान से देखिए और कॉपी में उसको नोट डाउन करिए। थैंक यू, और फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।